हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इमरान खान पर हमले के बाद पहली बार आया इमरान खान का बयान। जी हां दोस्तों, और इमरान खान ने लिया है इन तीन जनों का नाम, कहा इन तीनों ने रची है मेरे खिलाफ हमले की साजिश। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इमरान खान ने दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर भारत का भी इमरान खान पर हमले के बाद बड़ा बयान आया है। दोस्तों बताएंगे भारत का क्या रहा रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इजराइल में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त धमाकेदार वोटिंग के साथ में जीत कर निकल कर सामने आए हैं। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर गुजरात, हिमाचल और 2024 के लोकसभा चुनाव, इन तीनों चुनावों के ताले की क्या है असली चाबी। दोस्तों बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर क्या है सबसे बड़ी खबर। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी आपको आज बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। दोस्तों साथ ही साथ मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो ताकत है जो पूरे विश्व की सेनाओं में नहीं है। दोस्तों तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर हमले में टूटी इमरान खान के पैर की हड्डी, अंदर फंसी है गोली। जी हाँ दोस्तों, जारी किया गया इमरान का हेल्थ बुलेटिन। बता दें पाकिस्तान के वजीराबाद में हमले के बाद लाहौर के अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। दोस्तों उनकी हालत अस्थिर बताई जा रही है, अब उन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इमरान की हालत पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान की हालत स्थिर है, बुलेट्स अभी भी अंदर है, उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया गया है। दोस्तों गोली ने उनकी एक टिबिया की हड्डी को तोड़ दिया है। डॉक्टर बाद में विस्तृत बयान जारी करेंगे, लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है दोस्तों कि इमरान खान को पैर में 3 से 4 गोलियां लगी हैं, उनमें से गोलियां अभी भी हड्डियों में अटकी हुई हैं दोस्तों, और एक टिबिया को तोड़ चुकी है। ऐसे में ये रही इमरान के हेल्थ की खबर दोस्तों, लेकिन सब में बड़ी खबर तो ये है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर लगाया है जानलेवा हमले का आरोप। टैंक पर चढ़े पाकिस्तानी और सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। जी हाँ, बता दें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को जानलेवा हमला हुआ। लॉन्ग मार्च के दौरान उन पर फायरिंग की गई, जिसमें इमरान समेत कई पीटीआई नेता घायल हो गए। दोस्तों इमरान पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, तो वहीं पीटीआई के महासचिव असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ने अपनी हत्या के प्रयास के पीछे 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। गुरुवार के घटनाक्रम और अब पीटीआई के नए दावों ने पाकिस्तान की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ने मुझे और असलम इकबाल को अस्पताल में बुलाया और कहा कि मेरी तरफ से ये बयान जारी करो। उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने ये हमला करवाया है। वे 3 लोग शहबाज शरीफ, राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल नसीर है। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जानकारी पहले से ही आ रही थी, जिसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि इन 3 लोगों ने ये जानलेवा हमला करवाया है। इन तीनों को अपने पदों से हटाया जाए, और अगर इन्हें हटाया नहीं गया तो पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन होंगे। इमरान खान ने ये पैगाम दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वाकई में इमरान खान पर इन तीनों ने हमला करवाया होगा दोस्तों, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे भी अंदेशे लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि इमरान खान ने एक तरीके से उनको गिराने के लिए खुद पर हमले करवाए हैं। ऐसे में दोस्तों इसके पीछे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है दोस्तों, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी जो आप लोगों को लगता है दोस्तों, अपनी राय और निजी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर किसी से जुड़ी, जहाँ पर जिसने इमरान खान पर हमला किया दोस्तों, उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि मैं उसकी जान लेना चाहता था इमरान खान की, क्योंकि वो जनता को गुमराह कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला करने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसने खान की हत्या करने की कोशिश की, क्योंकि वो जनता को गुमराह कर रहा था। हमलावर कबूल नामे की एक क्लिप स्थानीय मीडिया में प्रसारित की गई है। दोस्तों संदिग्ध ने एक वीडियो में कहा है कि वो यानी इमरान लोगों को गुमराह कर रहे थे और मैं ये नहीं देख सकता था, इसीलिए मैंने उन्हें मारने का प्रयास किया है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि उनके बयान में थोड़ी भी सच्चाई है? बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर इजराइल में फिर बनी बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, यानी मोदी जी के दोस्त की सरकार, बहुमत के साथ की धमाकेदार वापसी। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के राजनीतिक इतिहास में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कहे जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। उनकी पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर जरूरी सीटें हासिल कर ली हैं। देश में पूरा विपक्ष चाहकर भी बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से अधिक समय तक दूर नहीं रख
पाया और अब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में छठी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं। नेतन्याहू के नाम पहले से इजरायली सत्ता पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने का रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का जन्म तेल अवीव में 1949 में हुआ था। उनके पिता का नाम बेंजियन नेतन्याहू है। जी हाँ दोस्तों, वो एक यहूदी एक्टिविस्ट और इतिहासकार थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी को बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद दोस्त कहलाते हैं दोस्तों। और ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आप लोग भी इनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा नेतन्याहू जी को। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर इमरान पर हमले मामले में भारत ने भी दी है अपनी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालात पर हमारी पैनी नजर है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले को लेकर भारत ने सतर्क प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हम करीब से इस पर नजर गड़ाए हुए हैं और हम हालात की निगरानी करना जारी रखेंगे और इस पर अभी ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहे पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर भी भारत की तरफ से दो टूक जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहा ऐसी गतिविधियां अवैध और अस्वीकार्य है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के अवैध विस्तार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ऐसी गतिविधियां अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य मानी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों में तीसरे पक्ष को शामिल करने का कोई भी प्रयास स्वाभाविक रूप से अवैध है। भारत ने लगातार चीन और पाकिस्तान को अपने विरोध और चिंताओं से अवगत कराया है, लेकिन सीपीईसी में भारत की बातों को नजरअंदाज किया गया, जो कि अनुचित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी को लेकर भारत ने दोनों देशों को अपने विरोध और चिंताओं से लगातार अवगत कराया है। इसके बावजूद भी सीपीईसी में भारत के संप्रभु क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं, जो कि जबरन और अवैध रूप से भारत के क्षेत्र में नाजायज बाहरी कब्जे प्रदर्शित करती हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजनाथ सिंह जी हिमाचल प्रदेश में दे रहे थे भाषण की, तभी लगने लगे पीओके वापस चाहिए, पीओके वापस चाहिए के नारे। जी हाँ, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाब, कहा धैर्य रखें। जी हाँ दोस्तों, बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के जय सिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जनसभा में आए लोगों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को वापस लेने की आवाज उठाई। जनता ने रक्षा मंत्री के सामने कहा कि पीओके वापस चाहिए और इस पर राजनाथ सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि धैर्य रखिए। इससे पहले उन्होंने कहा कि सेना के पूर्व सैनिक आज भी सीमा पर जाने को तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले पिछले हफ्ते शौर्य दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पीओके में लोगों पर अत्याचार कर रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को फिर से हासिल करने का संकेत देते हुए कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्वांगीण विकास का लक्ष्य पीओके के हिस्से गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे राजनाथ सिंह को पीओके को लेकर? दोस्तों बताइएगा जरूर, देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर भारत ने कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह कराए जाने पर जताया ऐतराज, कहा इन्हें कानूनन आतंकवादी घोषित करे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा में खालिस्तानी जनमत संग्रह कराए जाने को लेकर गुरुवार को अपना ऐतराज पुनः दोहराया और कनाडा सरकार से मांग की है कि भारत में जिन्हें खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया गया है उन्हें कनाडा के कानून के तहत भी आतंकवादी घोषित किया जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल यहाँ नियमित ब्रीफिंग में इस बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत ने कनाडा की सरकार को उग्रवादी तत्वों द्वारा कराए जाने वाले खालिस्तानी जनमत संग्रह को लेकर भारत के पक्ष से अवगत करा दिया है और उन्हें बता दिया गया है कि इसे लेकर देश में पूर्व में हिंसा हो चुकी है और इससे जुड़े लोगों को आतंकवादी करार दिया जा चुका है। बागची ने कहा कि कनाडा की सरकार ने कहा है कि वो भारत की संप्रभुता का सम्मान करती है और इस जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगी, लेकिन एक मित्र देश में उग्रवादी तत्वों द्वारा भारत विरोधी राजनीति प्रेरित गतिविधियों को अनुमति दिया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि जिन्हें भारतीय कानून में खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया गया है उन्हें कनाडा के कानून के तहत भी आतंकवादी घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की सरकार
सरकार के इस बयान का अगर आप इस समर्थन करते हैं दोस्तों कि खालिस्तानियों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाना चाहिए, तो अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके वो सब फेसबुक ट्विटर पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। बात करें और खबर की, जहां अनंतनाग में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरियों को मारी गोली, एक बिहार व दूसरा नेपाल का रहने वाला। जी हां दोस्तों, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक निजी स्कूल में काम करने वाले 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने निशाना बनाया। ताबड़तोड़ की गई फायरिंग में दोनों घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि घायल कर्मचारी वनीहामा डायल गांव बोले तो बोंदियाल गांव में एक निजी स्कूल में काम करते थे। शाम को आतंकी स्कूल पहुंचे और स्कूल के बाहर दोनों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। दोनों खून से लथपथ होकर गिर पड़े। इसके बाद आतंकी मौके से भाग निकले। जी हां दोस्तों, सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्वीट किया है कि घायलों में बिहार का बेहकुराम तथा दूसरा नेपाल तिल बहादुर थापा का रहने वाला है। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है उनको गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी दुआएं लगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। बात करें एक और खबर की दोस्तों, जहां पर 7 नवंबर को रशिया के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर जी। सर्गेई लावरोव के साथ इन मुद्दों पर करेंगे चर्चा। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 7 नवंबर से रशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वो अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जयशंकर जी के दौरे की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मॉस्को दौरे के दौरान जयशंकर जी अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच ये यात्रा हो रही है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में कई पश्चिमी देशों द्वारा दबाव बनाए जाने के बावजूद भारत ने रूस से रियायती कच्चे तेल का आयात बढ़ाया है। फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से जयशंकर जी और लावरोव 4 बार मिल चुके हैं। रशिया के विदेश मंत्री ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में एडवांस में उनको हैप्पी जर्नी जयशंकर जी जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही। 24 घंटे में 50 सैनिक ढेर, दर्जनों वाहन नष्ट। एक सप्ताह में 2500 यूक्रेनी जवानों को मारने का दावा। जी हां दोस्तों, रशिया के लुहांस्क क्षेत्र छुड़ाने के प्रयास में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है दोस्तों। रशिया की न्यूज एजेंसी तास की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक बोले तो एलपीआर की सेनाओं के साथ लड़ाई में यूक्रेन के कम से कम 50 जवानों की मौत हो गई है दोस्तों। तो वहीं एलपीआर रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इवान फिलिपोनेंको ने बुधवार को सूचना देते हुए बताया है कि एलपीआर पीपुल्स मिलिशिया के सक्रिय आक्रामक कार्यों के परिणाम स्वरूप यूक्रेन को जवानों और सैन्य उपकरणों का भारी नुकसान हुआ है। पीपुल्स मिलिशिया ने अपने टेलीग्राम चैनल पर फिलिपोनेंको का हवाला देते हुए कहा है कि इस हमले में 50 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और एक टैंक, 3 बख्तरबंद कर्मियों के वाहक और 13 विशेष वाहन का सफाया कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां चीन के वुहान से लीक हुआ था कोरोना वायरस। अमेरिकी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, कोरोना की वजह से इस समय सबसे ज्यादा हाहाकार चीन में ही मचा हुआ है दोस्तों। वहीं कोरोना वायरस के ओरिजिन को लेकर भी चीन पर सवाल उठते रहे हैं। अब अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड-19 चीन के ही लैब से निकला था। यह रिपोर्ट अमेरिका सीनेट कमेटी ने जारी की है दोस्तों, और इस रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति का विश्लेषण। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है दोस्तों कि हो सकता है कि जानबूझकर वायरस को जन्म ना दिया गया हो, लेकिन यह मानवीय भूल, मशीनी खराबी, किसी जानवर पर प्रयोग का परिणाम हो सकता है। सीनेट की हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन कमेटी का कहना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही इस वायरस के लीक होने का संदिग्ध ग्राउंड जीरो है। शोध के दौरान सावधानी न रखने की वजह से ऐसा हुआ था। ट्रांसमिशन के पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद कमेटी ने कहा है कि जानवरों से ही ये तेजी से फैला है और वुहान के सी फूड मार्केट तक इसका प्रसार तेजी से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना ही वो देश है दोस्तों जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई है दोस्तों, और यही कारण है कि आज भी वहां पर भारी मात्रा में और अधिक संख्या में कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं, तो अपनी राय सुझाव आप लोग अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां यूनाइटेड नेशन में रूस को इस प्रस्ताव पर सिर्फ चीन का मिला साथ, भारत ने वोटिंग से खुद को रखा अलग। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है मामला बता दें। यूक्रेन और अमेरिका द्वारा जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने के रशिया के दावों की पड़ताल के लिए जांच आयोग ने के गठन की मांग संबंधी मसौदा प्रस्ताव बुधवार को पास नहीं हो पाया। परिषद के केवल 2
सदस्यों रशिया और चीन ने इसके पक्ष में मतदान किया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इसके खिलाफ मतदान किया, तो वहीं भारत सहित परिषद के अन्य सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। जी हां, अमरनाथ ने कहा है कि भारत एक प्रभावी, सार्वभौमिक व भेदभाव रहित सत्यापन तंत्र मुहैया कराने के लिए एक समग्र एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल को लेकर वार्ता करने की आवश्यकता को दोहराता है, ताकि BWC का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि ये BWC को मजबूत करने और अन्य देशों द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है और हमें उम्मीद है कि वर्तमान स्थिति देशों द्वारा इस तरह के प्रोटोकॉल पर शीघ्र विचार वार्ता करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जी हां दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर मध्यावधि चुनाव से पहले जो बाइडेन की लोकतंत्र बचाओ अपील। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है चूंकि कुछ रिपब्लिकन अमेरिकी चुनावों की अखंडता के बारे में संदेह के बीज बोना जारी रखते हैं, इसीलिए देश में राजनीतिक हिंसा में और वृद्धि होने का डर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को अपने मध्यावधि चुनाव भाषण में अमेरिकियों से राजनीतिक हिंसा और मतदाताओं को डराने के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मध्यावधि चुनाव में जाने से ठीक एक सप्ताह पहले राजनीतिक हिंसा और लोकतंत्र को मुद्दा बनाया। बुधवार रात उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अमेरिका में हर स्तर पर उम्मीदवार है, गवर्नर के लिए, कांग्रेस के लिए, अटॉर्नी जनरल और विदेश मंत्री के लिए। उनमें से कई लोग हैं जो चुनावों के परिणामों को स्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह अमेरिका में अराजकता का एक रास्ता है, ये अभूतपूर्व है, ये गैर कानूनी है और ये अमेरिकी परंपराओं के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां ट्रंप की राह पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो हार के बाद सड़कों पर हजारों समर्थक सेना से मांग रहे दोबारा सत्ता। जी हाँ दोस्तों, ब्राजील में राजनीतिक संकट अब विकराल रूप ले रहा है। दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। ये समर्थक देश की सेना से मौजूदा संकट में हस्तक्षेप करने और बोल्सोनारो को सत्ता में बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लूला डा सिल्वा के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, जो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। नतीजे सामने आने के बाद बोल्सोनारो ने सिल्वा के हाथों मिली हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में वो सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो तस्वीरों में ब्राजील की सड़कों पर विशालकाय जन सैलाब को देखा जा सकता है, जो सिल्वा की जीत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सेना इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे और दक्षिणपंथी बोल्सोनारो को सत्ता में वापस बनाए। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मंगलवार को बोल्सोनारो ने एक छोटा भाषण दिया। भाषण में ना ही उन्होंने सिल्वा को जीत की बधाई दी और ना ही अपनी हार स्वीकार की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, जो कभी भी अपने हार को स्वीकार नहीं करते या अपनी गलती कभी नहीं मानते? दोस्तों, ऐसे लोगों को एक शब्द में आप क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। बात बोल्सोनारो की ही नहीं है दोस्तों, एक जनरल सवाल हम आपसे कह रहे हैं दोस्तों, तो बताइएगा अवश्य। एक और खबर की बात करें, जहां पीओके ही है वो चाबी जो खोलेगी बीजेपी के लिए गुजरात, हिमाचल और 2024 चुनाव का ताला। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होने की आज घोषणा हो चुकी है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 दिनों में लगातार दूसरी बार यह बयान दिया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हम लेकर रहेंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। उधर पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की रैली में इमरान खान पर गोली चली। अब सवाल ये उठता है कि एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव समेत आने वाले सारे चुनावों को जीतने के लिए पीओके क्यों जरूरी है? जवाब साफ है दोस्तों, हिंदुत्व का नाम लेकर शिवसेना से टकराना आसान नहीं है। केजरीवाल भी नोटों में लक्ष्मी गणेश को अंकित करने की बात करने लगे हैं। कांग्रेस ने भी मणिशंकर अय्यर, दिग्गी राजा, शिवाजी राव पाटिल जैसे कुछ ज्यादा ही सेक्युलर वादियों को चुप करा दिया है। कांग्रेस अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को छेड़ती नहीं है, घेरती नहीं है, क्योंकि ऐसा करती हो तो वो खुद ही अपने आप को घिरा हुआ पाती है। बहुसंख्यक समुदाय का असंतोष और मुस्लिम तुष्टीकरण आज की राजनीति में चलेगी नहीं, और ये राजनीतिक पार्टियों को ही नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी समझ आ गया है दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पीओके की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इनकी आवश्यकता वाकई में है या फिर भारतीय जनता पार्टी को किसी भी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं? आपकी जो भी अपनी राय हो दोस्तों बीजेपी को लेकर बताइएगा अवश्य। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी कमिश्नरेट में शामिल होंगे ग्रामीण थाने। जी हां दोस्तों, प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसके तहत तीनों जिलों में ग्रामीण जिला व्यवस्था को समाप्त करके पूरे जिले
को पुलिस कमिश्नरेट में शामिल करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों। ये निर्णय ग्रामीण थानों के संचालन में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए किया गया है। यानी अब इन तीनों शहरों में ग्रामीण जिला के सभी थाने पुलिस कमिश्नरेट के अधीन होंगे और इससे संबंधित गृह विभाग के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि नई व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के बाद लागू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्या ये बिल्कुल सही फैसला लिया गया है? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, 40,000 कंपनियों पर लटकेगा ताला, पाई पाई की भी होगी वसूली। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार कर लिया है दोस्तों। दरअसल सरकार ने मुखौटा कंपनियों, बोले तो डोरमेंट कंपनीज यानी निष्क्रिय कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। सरकार के निशाने पर एक दो नहीं, कुल 40,000 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। दरअसल कारपोरेट मंत्रालय ने 40,000 से ज्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। इनमें से सबसे ज्यादा कंपनियां दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत हैं। इन दोनों राज्यों में 7500 से अधिक मुखौटा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट के अनुसार इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से विदेशी पैसा पहुंचाने का काम किया जाता है। यानी इन कंपनियों में काली कमाई का जमकर इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि सरकार लगातार ऐसी कंपनियों को चिन्हित करके कार्यवाही करती है। बीते साल भी ऐसी ही हजारों कंपनियों पर गाज गिरी थी। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा, नोएडा में लगी है पाबंदियां, स्कूलों के लिए भी आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला लेने की संभावना है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के स्कूलों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोला जा सकता है। राज्य सरकार स्कूलों, कॉलेजों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ऑड इवन पर चलाने का फैसला ले सकती है। अगर ऑड इवन फॉर्मूला लागू होता है तो आधे आधे छात्रों को फिजिकल क्लासेस के लिए बुलाया जाएगा। यानी आधे छात्रों को 3 दिन घर में रहना होगा और आधे छात्रों को स्कूल जाना होगा। आप सभी को बता दें दोस्तों कि दिल्ली में AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सेवरेज श्रेणी के खराब हालत के मद्देनजर एयर क्वालिटी कमीशन ने कई आदेश दिए हैं दोस्तों। आप सभी को बता दें वो सारे आदेश हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसी बीच आपके एरिया में दोस्तों कैसा है वातावरण, कैसी है हवा की गुणवत्ता, दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां सोने में आई तेज गिरावट, चांदी भी लुढ़की। जी हाँ दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में कल तेज गिरावट देखने को मिली है। विदेशी बाजारों के कमजोर संकेतों की वजह से सोने के लेकर सेंटीमेंट्स कमजोर हुए हैं। दरअसल फेडरल रिजर्व ने आगे भी बढ़त जारी रखने के संकेत दिए हैं, जिससे सोने पर दबाव बने रहने की आशंका बनी हुई है। इन संकेतों के बाद कल गोल्ड और सिल्वर की कीमतें टूटी हैं। फिलहाल सोना 50,600 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है, तो वहीं चांदी तेज गिरावट के साथ 58,000 रुपए प्रति किलो के पास आ गई। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।